Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. Myself Vartika Dhamir. In the today's video, we will learn about behavioral analysis. So let's begin. When we talk about the behavioral analysis, तो यहाँ पर हम बात behavior की ही कर रहे हैं. Name represent कर रहा है. तो सबसे पहली चीज़, a person's behavior is a variety of situations can provide us with a meaningful information about his or her personality. जब आपको अलग-अलग situations से कहीं ना कहीं अलग अलग सिचुएशंस में आपको ऑब्जर्व किया जाता है ना, तो वहाँ से आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी समझने में एक इंडिविजुअल को हेल्प होती है कि किस तरह की पर्सनालिटी आप पोजेस करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशंस में क्या आपके रिएक्शंस है, क्या आपका बिहेवियर है, या किस तरह की एक्टिविटीज़ में आप एंगेज हो रहे हैं, वो सब आपकी बिहेवियर को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है. देन when we talk about observation of behavior serves as a basis of behavioral analysis. किसी भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करना जो है वो इसका सबसे बेसिक जो पॉइंट है बिहेवियरल एनालिसिस का, वो ऑब्जर्वेशन ऑफ समबडीज बिहेवियर माना जाता है. मतलब जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो या बिहेवियर को एनालाइज करना भी कर सकेंगे. देन एन ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट मे कंटेन डाटा ऑब्टेन फ्रॉम इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल्स, नॉमिनेशन एंड सिचुएशनल टेस्ट. ये अलग अलग तरह के टेस्ट हैं जो कि आपके बिहेवियरल एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं औरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए, कहीं ना कहीं उन्हें अच्छे से समझने के लिए. देन अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास है इंटरव्यू. इंटरव्यू मेथड में क्या होता है? इंटरव्यू इज कॉमनली यूज्ड method for assessing personality. This involves talking to the person being assessed and asking specific questions. इंटरव्यू में क्या होता है? वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हो रही है आप किसी के साथ, आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं उनकी पर्सनालिटी को समझने के लिए, और कहीं ना कहीं उन्हें आप बाद में एसेस करते हैं या इलेबोरेट करते हैं. पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है आप किस तरह के क्वेश्चंस आप पुटअप कर रहे हैं या क्या बातचीत आपके बीच में क्या हुई, उसके थ्रू उनकी जो पर्सनालिटी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है. देन अगर हम इंटरव्यू की ही बात करें तो डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग जर्नी इन्वॉल्व्स इन डेप्थ इंटरव्यूइंग विच सीक्स टू गो बियॉन्ड द रिप्लाइज गिवन बाय द पर्सन. अब एक तरीके से क्या है, एक होती है डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग जिसमें क्या होता है इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जाती है एक इंडिविजुअल के रिगार्ड में. मतलब आपने जो क्वेश्चंस पुटअप करे हैं उनके रिगार्डिंग जो आंसर्स आया उनके भी बियॉन्ड जाकर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सके उतनी अच्छी उसकी पर्सनालिटी समझने में आती है. Then interviews may be structured or unstructured depending on the purpose or goals of the assessment. आपका जो भी assessment बना होता है ना, इंटरव्यू मेनली जनरली ब्रॉड कैटेगरीज जो दो हैं जिसमें वो डिवाइड किए जाते हैं वो थे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप अगर जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं या आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी या तो स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन कोई कोई कंपनी में अनस्ट्रक्चर्ड पैटर्न भी फॉलो किया जाता है इंटरव्यू का. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द unstructured interviews, the interviewers seek to develop an impression about a person by asking a number of questions. इसमें क्या होता है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ये जो होता है ना अनस्ट्रक्चर्ड, नाम से ही पता चल रहा है कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिंगल सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है कि वही पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता. ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की जाती है आपसे बातचीत कर कर, या कोई भी रैंडम क्वेश्चंस पुटअप कर कर कि आपकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग हो सकते हैं या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग हो सकते हैं. मल्टीपल क्वेश्चंस का मतलब इसमें यूज़ किया जाता है, अलग अलग सेक्टर से वो क्वेश्चंस बिल्टअप होते हैं ताकि आपकी पर्सनालिटी को समझा जा सके. द वे अ पर्सन प्रेजेंट्स हर और हिमसेल्फ एंड आंसर्स द क्वेश्चंस कैरीज इनफ पोटेंशियल टू रिवेल हिज और हर पर्सनालिटी. जिस तरह से आप उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, जिस भी तरह का आपका रिस्पॉन्स उनकी तरफ है, उसी से आपकी पर्सनालिटी जो है वो रिवेल हो जाती है कि आप कितनी क्वेश्चन की गहराई में जा रहे हैं, आपसे क्या पूछा गया, आपने कितने ध्यान से उस चीज़ को सुना, आप किस तरह से प्रोसेस कर रहे हो और क्या जवाब दे रहे हैं. कि आप जवाब या तो एकदम से आप आंसर दे रहे हैं, आप कुछ सोच कर दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सटीक जवाब दे रहे हैं. ये सब चीज़ों से आपका बिहेवियर जो कहीं ना कहीं एनालाइज किया जाता है जो भी इंटरव्यूअर है उसके द्वारा. जो इंटरव्यू लेने बैठा है वो देखेगा कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. तो इन सब की मदद के द्वारा आपकी पर्सनैलिटी को रिवेल करने में आसानी होती है. अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड वन की, स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, एड्रेस वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड फॉलो अ सेट ऑफ प्रोसीजर. अब इसमें क्या है, एक प्रोसीजर फॉलो होता है. जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है पहले से प्रिपेयर होते हैं, वही क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चन के जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उनके थ्रू आपकी पर्सनालिटी को समझा जाता है. दिस इज ऑफन डन टू मेक ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन ऑफ पर्सन्स बीइंग इंटरव्यूड. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं कि कितनी एक्यूरेसी आपके रिजल्ट्स में है, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन को. इसमें कोई भी क्वेश्चन जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होगा. सपोज अगर आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करें, 10 क्वेश्चन पहले से उन्होंने डिसाइड कर रखे हैं ये पूछे जाएंगे, तो वो जिस पर्टिकुलर प्रोसीजर में जिस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखे होंगे उसी पर्टिकुलर फॉर्म में वो आपसे पूछे जाएंगे. कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि रैंडमली जो इंटरव्यूअर है वो अपनी मर्जी से उसके अंदर ऐड ऑन कर ले. देन यूज ऑफ रेटिंग स्केल्स मे फर्दर एनहांस द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इवैल्यूएशन. रेटिंग स्केल्स का अगर यूज़ किया जा रहा है, बेसिकली मल्टीपल
चॉइस क्वेश्चंस में जैसे आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, उसी तरह से रेटिंग स्केल्स भी काम करते हैं कि रेटिंग स्केल्स आपको हेल्प करते हैं इवैल्यूएशन में, इंटरप्रिटेट करने में कि ऑब्जेक्टिविटी किसी भी टेस्ट की। देन अगर हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इज अनदर मेथड विच इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। बहुत हद तक ऑब्जर्वेशनल मेथड को यूज़ किया जाता है अलग अलग टाइम पर, अलग अलग इन्वायरमेंट में किसी भी बिहेवियर को रिकॉर्ड करने के लिए। अब इसमें क्या है, although all of us watch people and form impressions about their personality, use of observation for personality assessment is a sophisticated procedure that cannot be carried out by untrained people. ऐसा नहीं कि कोई भी इंडिविजुअल जाके बैठेगा और 4 लोगों का बिहेवियर उन्होंने काफ़ी देर तक देखा और उसको नोट डाउन कर लिया, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लगती है इसमें और बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है अगर आप ऑब्जर्वेशनल मेथड को यूज़ करें बिहेवियर एनालिसिस के लिए, क्योंकि हर तरह से छोटी से छोटी डिटेल जो है वो नोट डाउन की जाती है और इन्वायरमेंट की नेचुरल सेटिंग्स में जो है बिहेवियर को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब आप मैनिपुलेट नहीं करते हैं वहाँ पर, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी वेरिएबल्स है, जो भी चीज़ के रिगार्डिंग आप स्टडी करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेशन वहाँ नहीं होता, सब कुछ नेचुरल सेटिंग्स में, ना ही वहाँ कोई कंट्रोल किया जाता है किसी भी सिचुएशन को। तो उस रिगार्डिंग में जो बिहेवियर है जैसा है एज इट इज़ वो है, आपको लिखना होता है या आपको ऑब्जर्व करना होता है। देन इट रिक्वायर्स केयरफुल ट्रेनिंग ऑफ द ऑब्जर्वर and fairly detailed guideline about analysis of behavior in order to assess a personality of a given person. Obviously detailed guideline मतलब बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपको मतलब चाहिए उस इंडिविजुअल को जिसको भी आप फॉलो अप कर रहे हो या किसी ग्रुप को आप फॉलो अप कर रहे हो जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, किस तरह का बिहेवियर किस किस सिचुएशन में कैसा रहा है, वो सब आपको बहुत डिटेल में जाके नोट डाउन करना होता है। एक अच्छा खासा प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि ताकि कोई भी चीज़ ऐसे रॉन्गली प्रेजेंट ना हो जाए। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, सबसे पहली लिमिटेशंस क्या है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ यूजफुल डाटा थ्रू दीज मेथड्स इज क्वाइट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब क्या है, जो बिहेवियरल एनालिसिस की मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, साथ ही साथ थोड़ा कॉस्टली भी पड़ते हैं। और इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि कलेक्शन जो हो रहा है ना डाटा का, वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं जो है उनकी एक्चुअल जो कह लीजिए क्वालिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। देन सेकेंडली, मैच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट इज अ प्री कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड डाटा थ्रू दीज टेक्निक्स। बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी चाहिए साइकोलॉजिस्ट की, क्योंकि डाटा अगर आपको वैलिड कंसीडर करवाना है तो उसके लिए आपका एक तो कीन ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो पेशेंस होनी चाहिए जो ऑब्जर्वेशन में टेक्निक्स लगती हैं उनको समझने के लिए। देन थर्ड इज मेयर प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर मे कंटामिनेट द रिजल्ट्स। As a stranger, the observer may influence the behavior of a person being observed and does not obtain a good data. ये कहना कि सबसे बड़ी लिमिटेशन है बिहेवियरल एनालिसिस के, जितने भी हमने टाइप्स या कह लीजिए अलग अलग डिफरेंट टेस्ट के बारे में समझा, दैट इज़ कि जो ऑब्जर्वर होता है ना, मतलब जो खुद ऑब्जर्व कर रहा है किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर, उसकी प्रेजेंस भी कहीं ना कहीं स्टडी के रिजल्ट को इफेक्ट कर सकती है। और क्यों, क्योंकि वो ऑब्जर्वर खुद एक स्ट्रेंजर है बाकी इंडिविजुअल्स के लिए, वहाँ पर किसी और का आना तो वैसी स्टडी को इफेक्ट कर देगा, बट जो खुद आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, हो सकता है कि आपके बिहेवियर में स्लाइड चेंज आ जाए, क्योंकि जब हमें पता होता है कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो वहाँ तो पूरा पूरा चांस है कि पूरा पूरा बिहेवियर जो इफेक्ट होता है। लेकिन जहाँ पर हम एक कह लीजिए प्रोसीजरल सेक्शन में जाकर जब किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ भी ये चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि जो इंसान ऑब्जर्व हो रहा है ना, उसका जो डाटा ऑब्टेन हो रहा है वो अच्छा ना हो। अगर वो किसी भी तरह से ऑब्जर्वर की प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस हो गया तो वहाँ पर वो पूरा डाटा जो है कहीं ना कहीं एक्यूरेसी लैक कर जाता है। देन अब तीसरी चीज़ क्या है, बिहेवियरल रेटिंग्स। अब बिहेवियरल रेटिंग्स क्या है, बिहेवियरल रेटिंग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी इन एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। इसको एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल सेटिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक तरीके की रेटिंग के मैकेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू आप बिहेवियर को समझते हैं, कौन कितना गुड, वेरी बैड, बैड, इस तरह के ऑप्शन आपने देखे ना, ये रेटिंग स्केल्स का काम करते हैं। इस तरह से ही रेटिंग स्केल्स डेवलप होते हैं साइकोलॉजी में, जिनको यूज़ किया जाता है बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए। देन बिहेवियरल रेटिंग्स आर जनरली टेकन फ्रॉम पीपल हु नो द assess intimately and have interacted with him or her over a period of time and had a good chance to observe him or her। अब क्या है इसमें, रेटिंग स्केल ज़्यादातर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का पार्ट होते हैं। क्या होता है वहाँ पर कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, वो फीडबैक का ऑप्शन रखती है। वो फीडबैक का जो ऑप्शन है वो रेटिंग स्केल्स के द्वारा ही कहीं ना कहीं बने होते हैं कि जो इंडिविजुअल एक साथ काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ टीम है, उनके टीम मेंबर्स, उनके टीम लीडर के बारे में रेटिंग्स ली जाती है, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बारे में रेटिंग्स कराई जाती है, क्या चेंजेस आप ला सकते हैं। तो इनकी मदद से हम औरों की पर्सनालिटी समझ पाते हैं, या किस इन्वायरमेंट में वो इंसान जो है पर्टिकुलरली काम कर पाएगा, या कहाँ ज़्यादा मतलब एक्टिवली वो इन्वॉल्व हो पाएगा, पार्टिसिपेट कर पाएगा, ये चीज़ें भी रिवेल होती हैं कहीं ना कहीं। देन दे अटेम्प्ट टू पुट इंडिविजुअल्स इनटू सर्टेन कैटेगरीज इन टर्म ऑफ देयर बिहेवियरल क्वालिटीज़। द कैटेगरीज में इन्वॉल्व डिफरेंट नंबर्स और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। अब क्या है,
जैसा कि मैंने कहा, जैसी उनकी क्वालिटीज़ पता चलती है उसी तरह के काम में उन्हें डाल दिया जाता है, उसी तरह के वर्क में उन्हें एंगेज कराया जाएगा, ताकि उनकी बिहेवियरल क्वालिटीज़ जो वो भी डिस्टर्ब ना हो, जिस तरह का काम हम चाह रहे हैं वो भी टाइम टू टाइम हमें कहीं ना कहीं फुलफिल होता रहे, डिमांड दोनों की सेटिस्फाई हो जाए. देन इन ऑर्डर टू यूज रेटिंग्स इफेक्टिवली द ट्रेट्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ केयरफुली स्टेटेड बिहेवियरल एंकर्स. मतलब जो भी आप ट्रेट्स मेजर कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आप रेटिंग करवा रहे हैं, वो चीज़ बहुत क्लियरली और स्पेसिफिकली डिफाइन होनी चाहिए कि किस कंटेक्स्ट में क्या चीज़ पूछी जा रही है, ताकि जो एक्यूरेसी है रिजल्ट्स की वो ऑब्टेन हो सके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना जनरेट हो, क्योंकि लिमिटेशंस इन टेस्ट की अपने आप में है. तो एक्यूरेसी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मैटर वही है कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं बनाना है. देन अगर हम लिमिटेशंस देखें बिहेवियरल रेटिंग्स की, तो क्या है, पहला, रेटर्स ऑफन डिस्प्ले सर्टेन बाइसेस दैट कलर देयर जजमेंट्स ऑफ डिफरेंट रेट्स. अब क्या है, बाइसनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. कोई इंसान अगर आपसे चिढ़ता होगा तो हरगिज़ आपको अच्छा रेट नहीं करेगा, या वो आपके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, क्योंकि यहाँ पर बाइसनेस हमें इफेक्ट कर रही है. देन फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ us are greatly influenced by a single favorable or unfavorable trait. This is often forms the basis of a rater's overall judgment of a person. This tendency is known as halo effect. हेलो इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. क्या होता है, कभी कभार हम सिंगल फेवरेबल या अनफेवरेबल ट्रेट के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. मतलब अगर कोई चीज़ हमें पसंद है ना, तो मोस्ट लाइकली हम उस बिहेवियर को ज़्यादा सुपीरियर रखेंगे. या कोई हमारा फेवरेट इंसान होगा ना, हम उसको देखना हमेशा ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं रैदर देन अदर्स, या उसको ज़्यादा वैल्यू दोगे आप. तो ये चीज़ देखने को मिलती है. जैसे अगर कोई टीचर है, उसका कोई फेवरेट स्टूडेंट है ना, तो ये हेलो इफेक्ट वहाँ भी देखने को मिलता है कि वो उन्हें ज़्यादा प्रेस करते हैं या उन्हें ज़्यादा अच्छी मार्किंग देते हैं. कहीं ना कहीं इस तरह की बाइसनेस जो है वो देखने को मिलती है रिजल्ट्स में. Then second, raters have a tendency to place individual either in the middle of the scale called middle category bias by avoiding extreme positions, or in the positions called extreme response bias by avoiding middle categories of the scale. अब क्या प्रॉब्लम आती है, जो रेटर्स होते हैं जिनको रेट करना है ना, वो क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना जिनको उनको प्लेस करना होता है, मतलब जिस भी कैटेगरी में डालना है, या तो वो मिडल कैटेगरी में डाल देंगे कि आपको 5 ऑप्शन दिए, गुड, वेरी गुड, न्यूट्रल, बैड, वेरी बैड. तो उसमें आप क्या करोगे, न्यूट्रल को ज़्यादा चूज करोगे, तो वहाँ क्या होगा, मिडल कैटेगरी बायस आ गई कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो है वहाँ पर फॉल हो रहे हैं. ये अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस आ जाता है. वहाँ मिडल कैटेगरी को अवॉइड कर दिया जाएगा, या तो बहुत ऊपर के रिस्पॉन्स चूज करेंगे या बहुत ज़्यादा नीचे के. सिमिलैरिटी दिखने को मिल सकती है ऐसे रिजल्ट्स में. देन दीज tendencies can overcome by providing raters with appropriate training or by developing such skills in which the response bias is likely to be small. इसलिए रेटर्स को ऐसे स्किल्स को डेवलप करना चाहिए जिसके थ्रू जो रिस्पॉन्स बायस है वो कम से कम की जा सके और एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट की जा सके. देन अब बात होती है नॉमिनेशन की. नॉमिनेशन भी एक तरीके के सेल्स होते हैं. ये जनरली पीयर असेसमेंट्स को ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं. मतलब आपकी जो एडोलसेंस की एज होती है, पीयर्स ग्रुप जो होता है, उनके लिए ये असेसमेंट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. नॉमिनेशन इट कैन बी यूज्ड विद पर्सन हु हैव बीन लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन एंड हु नो ईच अदर वेरी वेल. मतलब जो लोग बहुत लंबे समय से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, इस तरह के लोग जो आपके साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ये काफ़ी हेल्पफुल प्रोसीजर माना गया है. In using nomination, each person is asked to choose one or more person of the group with whom she or he would like to work, study, play, participate in any other activity. अब क्या है, यहाँ पर आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपके आगे एक ग्रुप है, उसमें से आप किन किन लोगों को लेना चाहेंगे, नॉमिनेट करना चाहेंगे, जिनके साथ आप स्टडी, प्ले, वर्क या किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पसंद करें. देन क्या किया जाता था, पर्सन में ऑल्सो बी आस्क्ड टू स्पेसिफाई द रीज़न फॉर हिज और हर चॉइसेस. अब उन्होंने जिन भी मेंबर्स को नॉमिनेट किया होता है ना, उनसे पूछा जाता है कि आपने पर्टिकुलर इसी इंसान को क्यों चूज़ करा या क्या रीज़न है आपका, उसे आपको जस्टिफाई करना होता है. देन नॉमिनेशन दस रिसीव्ड मे बी एनालाइज टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन. आपने जिनको नॉमिनेट किया है उनके थ्रू आपकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश की जाती है, किस तरह के लोगों के बीच आपको रहना पसंद है, या क्या क्वालिटीज़ आप पोजेस करते हैं जो आप किसी पर्टिकुलर इंसान को चूज़ कर रहे हैं, या क्या अडेप्शन है आपका, उनसे आप क्या सीख रहे हैं. ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी. दिस टेक्निक हैज़ बीन फाउंड टू बी हाईली डिपेंडेबल ऑल्दो इट मे बी अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस. अब इसमें क्या, एक तो हाईली डिपेंडेबल है कि कंप्लीटली आप डिपेंड हैं सामने वाले पे कि क्या चॉइसेस वो व्हाट आर दी चॉइसेस दैट दे आर मेकिंग. उसी के थ्रू आप समझेंगे ना कि क्या उन्होंने नॉमिनेट किसको किया, किस तरह की बिहेवियर उनका रहा है, क्या पर्सनालिटी डेवलप होकर निकलेगी. सेकेंडली उनकी पर्सनल बायस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. हम उन्हीं लोगों को पसंद मतलब चूज़ ज़्यादातर करेंगे जिनको हम पसंद कर रहे हैं, जो लोग हमें कहीं ना कहीं बहुत लाइट फील कराते होंगे, या कह लीजिए कि हमें प्रेस करते होंगे. बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि उन्हीं को हम सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं. तो इसमें इस तरह की पर्सनल बायस भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है स्टडी को. देन
सिचुएशनल टेस्ट में क्या होता है, वैरायटी ऑफ सिचुएशनल टेस्ट हैव बीन डिवाइस्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी. द मोस्ट कॉमन यूज टेस्ट ऑफ दिस काइंड इज सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट. अब सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेस टेस्ट जो है वो डेवलप हो रखा है, जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकें, आप किस तरह से उनमें रिस्पॉन्स करते हैं, उनके थ्रू समझा जाता है कि आप कितने स्ट्रेस में हैं. इट प्रोवाइड्स अस विद इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ अ पर्सन बिहेव्स अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन. हमें पता चलता है किस तरह का बिहेवियर आपका रहेगा अगर आप किसी भी सिचुएशन में डाल दिए जाओगे जो कि आपको स्ट्रेस कॉज करे. द टेस्ट रिक्वायर्स अ पर्सन टू परफॉर्म अ गिवन टास्क विद अदर पर्सन हु आर इंस्ट्रक्टेड टू बी नॉन कोऑपरेटिव एंड इंटरफेयरिंग. अब क्या किया जाता है, इस टेस्ट को बनाया कैसे गया है कि एक पर्टिकुलर आपको टास्क प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपके साथ में एक पार्टनर होगा जिसको कहा जाएगा कि आप इंटरफेयर करो, बिल्कुल भी कोऑपरेट मत करना. तो इसके थ्रू समझ में आता है कि आपके आगे अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन जनरेट होगी है तो आप किस तरह का एक तरीके से रिएक्शन देंगे, आपका बिहेवियर कैसा होगा, वही आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करेगा. द टेस्ट इन्वॉल्व्स अ काइंड ऑफ रोल प्लेइंग. आपको रोल प्ले करना होता है. द पर्सन इज इंस्ट्रक्टेड टू प्ले अ रोल फॉर विच ही और शी इज ऑब्जर्व्ड. जिस तरह के भी आप रोल के लिए मतलब ऑब्जर्व किए जाएंगे उस तरह की रोल प्लेइंग में आपको एंगेज किया जाएगा. देन क्या होगा, verbal report is also obtained on what he or she was asked to do. The situation may be realistic one or may be created through a video play. सॉरी, अब इसमें क्या देखते हैं हम कि जो वर्बल रिपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं ऑब्टेन की जाती है कि क्या वो इंसान कर रहा है और क्या उसे करने के लिए कहा गया है और किस तरह की मतलब सिचुएशन जो होते हैं वो रियलिस्टिक भी हो सकते हैं और हो सकता है वीडियो प्ले के द्वारा भी उन्हें दिखाई जाए. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, when we talk about the concept of fully functioning person was termed by a fully functioning person, जो अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं पूरी तरह से अचीव कर लेते हैं, जो पॉजिटिवली एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, वो जो इंसान है वो टर्म किसने कॉइन करी थी. आपके पास में ऑप्शन है फ्रॉइड, मैस्लोव, रॉगर्स, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. तो अगर हम बात करते हैं फ्रॉइड की, तो फ्रॉइड ने तो प्री कॉन्शियस अनकॉन्शियस की बात करी, इन्होंने माइंड पे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है. और अगर हम बात करते हैं उसके बाद मैस्लोव की, तो मैस्लोव ने क्या दिया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, उन्होंने ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करा है. हालांकि दोनों ही ह्यूमनिस्टिक से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, मैस्लोव और अगर हम रॉगर्स की बात करें. तो अब अगर हम थर्ड की बात करें, दैट इज़ योर रॉगर्स. तो रॉगर्स ने फोकस किया है आइडियल एंड रियल सेल्फ के ऊपर और साथ ही साथ उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था फुल्ली फंक्शनिंग का. तो आप कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे है कि मतलब रॉगर्स भी और लास्ट में ऑप्शन है बोथ फर्स्ट सॉरी सेकंड एंड थर्ड. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर एक्चुअली में रॉगर्स है, क्योंकि रॉगर्स ने पर्टिकुलरली इस टर्म को जो है कॉइन किया, उन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो वही इंसान अचीव कर सकते हैं जो कि फुल्ली फंक्शनिंग हो. अगर कोई इंडिविजुअल फुल्ली फंक्शनिंग नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपका जो ना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर पाएगा, ना ही पॉजिटिवली अपनी लाइफ में एंगेज हो पाएगा, ना ही उसके आइडियल और रियल सेल्फ जो है वो मैच करेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर रॉगर्स ही रहेगा, ना ही आप गलती से मैस्लोव या रॉगर दोनों को टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलरली पर्सन वाइज जाएँ तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लोव ने कॉइन किया था और फुल्ली फंक्शनिंग जो है वो रॉगर्स ने कॉइन किया था. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी. एनालिटिकल साइकोलॉजी किसने दी है, ऑप्शन है कार्ल यूंग, एल्फ्रेड एडलर, केरन हॉर्नाय, नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कार्ल यूंग है, क्योंकि कार्ल यूंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी की बात करी थी. और अगर हम एडलर की बात करते हैं तो एडलर ने जो है इनका काम ज़्यादातर आर्कीटाइप्स में रहा था, इन्होंने आर्कीटाइप्स दिए थे पर्सनालिटी को समझाने के लिए. और अगर हम बात करते हैं केरन हॉर्नाय की, तो इन्होंने ऑप्टिमिज्म की और बेसिक एंजाइटी की बात करी है कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए. एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है आपका कार्ल यूंग. नेक्स्ट इज योर पीपल attribute their own traits to other is a dash type of defense mechanism. जो लोग अपने पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को औरों के ऊपर कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हमारा तो बिहेवियर ऐसा नहीं है बट औरों का ऐसा है या औरों ने ऐसा कुछ कर दिया, तो वो किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्रेशन, डिनाइल एंड प्रोजेक्शन. तो अगर हम बात करते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन की, तो ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है कि आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन को जो है एक्सप्लेन, आप रिएक्शन ही अलग देंगे कि आप बिलीव कुछ करते हैं, आपकी ट्रुथ जो फीलिंग अंदर इनसाइड आपके है वो अलग है और औरों के आगे आप प्रोजेक्ट अलग ही करेंगे. देन अगर हम रिप्रेशन की बात करें तो यहाँ आप जनरली रिप्रेस करते हैं जो भी आपके हिडन डिज़ायर्स या कह लीजिए जो आपकी ट्रॉमेटिक या आपको जो एंजाइटी कॉज करती है उन सबको उस तरह की आप फीलिंग्स को, इमोशंस को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं. डिनाइल क्या होता है, कंप्लीटली किसी भी ट्रूथफुल फैक्ट को डिनाई कर देना.
एंड लास्ट इज जो प्रोजेक्शन, तो उसका करेक्ट आंसर जो प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन ही वो टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर जो थॉट्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, हम औरों का ट्रेट बताते हैं कि अगर हम एग्रेसिव हैं तो हम ऐसा बोलेंगे नहीं सामने वाला ज़्यादा एग्रेसिव है, वो मेरे आगे ज़्यादा एक्सेसिवली एग्रेशन दिखाता है, मैं तो उससे कम हूँ, जो कि होता है इसका ऑपोजिट है। तो यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ हो रही है डिफेंस मैकेनिज्म की वो है प्रोजेक्शन। देन नेक्स्ट वन इज विच आउट ऑफ दीज रिक्वायर्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। अब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन किसको चाहिए, इड को, ईगो को, सुपर ईगो को, नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है इड। इड जो है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मांगता है क्योंकि ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ईगो की बात करते हैं तो ईगो जो है वो आपका रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है और वो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और अगर हम लास्ट की बात करते हैं दैट इज़ योर सुपर ईगो, वो जो है आपका किस पे काम करता है, मॉरल प्रिंसिपल पे। वो आपको सही गलत, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, राइट फॉर यू, इन सब की जो आपको पहचान होती है वो आपको सुपर ईगो के थ्रू होती है। तो इड जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के जैसा, बच्चों में इड बहुत हाई होता है कि अगर जिद पकड़ ली कोई चीज़ करनी है तो चाहिए ही चाहिए, मतलब वो सही गलत नहीं जानता, उसको नहीं पता कैसे भी सेटिस्फाई हो, लेकिन उसकी वो प्राइमरी नीड जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज fifth is which approach attempts to comprehend human personality by examining certain broad patterns in the observed behavioral characteristics of the individual। broad pattern कौन सी approach देखती है, that is A1 is type, then trait, interactional, situational। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें टाइप अप्रोच जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि टाइप अप्रोच जो है वो आपका ब्रॉड पैटर्न देखती है। हम ट्रेट की बात करें तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई हो जाते हैं, स्पेसिफिक ट्रेट पे फोकस करते हैं। और अगर हम बात करते हैं इंटरैक्शनल की, तो इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, आप इन्वायरमेंट में किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, और सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये टर्म इंटरप्ले में यूज़ की जाती है, इंटरैक्शनल सिचुएशनल, कि किस तरह की सिचुएशन में आप कैसा बिहेवियर शो करें, किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी सिचुएशन से कैसे इफेक्ट हो रही है, ये सब चेंजेस जो हैं वो ये अप्रोच डिस्कस करती है। देन नेक्स्ट इज सिक्स्थ, MMPI हैज़ डैश नंबर ऑफ सब स्केल्स 7, 4, 10 एंड 12। द करेक्ट आंसर इज 10, क्योंकि MMPI जो है 10 सब स्केल में डिवाइड हो रखी है जो अलग अलग बिहेवियर को मेजर करती है। कुछ ऐसी हैं फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया या पैरानोइया, इन सब टर्म्स को भी मेजर करती है MMPI। इट्स बेसिकली अ पर्सनालिटी टेस्ट दैट इज़ ब्रॉडली यूज्ड एंड इट स्टैंड्स फॉर मल्टीफेजिक मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, इसका कंप्लीट नेम है, और उसका सेकेंड वर्जन भी जो है वो रिसीव हो चुका है। नेक्स्ट इज आउट ऑफ दीज विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फर्स्ट इज स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आर लेंदी एंड समटाइम्स सब्जेक्टिव। जो स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, वो लंबी होती है और कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव, मतलब अपनी फीलिंग्स भी उसमें कहीं ना कहीं आप प्रोजेक्ट कर देते हैं। सेकेंड इज द स्टिमुलाई आर रिलेटिवली और फुल्ली स्ट्रक्चर्ड एंड वेल डिफाइंड। जो स्टिमुलाई हैं वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड हो गए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में, ऐसे दो टर्म्स कह रही हैं। तो इसमें ऑप्शन है ओनली ए, बोथ ए एंड बी, ओनली बी एंड नॉट एट ऑल ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली ए, क्योंकि जब हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करते हैं तो उसमें इंटरप्रिटेशन और आपका जो होता है वो लेंदी होता है कभी कभार, और बहुत हद तक सब्जेक्टिव भी होता है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है स्टिमुलाई जो है रिलेटिवली फुल्ली स्ट्रक्चर्ड या वेल डिफाइंड होगा, तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, एंड यहाँ पर वेल डिफाइंड की जगह जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में है पुअरली डिफाइन की जाती है इंटरप्रिटेशन। ना ही पहले से आपके सब्जेक्ट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको स्कोरिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा या रिजल्ट किस तरह से कंक्लूड किए जाएंगे, कोई बहुत खास डिटेल में आपको ये टेस्ट एक्सप्लेन नहीं किए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज हु डिस्क्राइब पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ बॉडी एंड टेम्परामेंट। बॉडी और टेम्परामेंट के कंटेक्स्ट में किसने पर्सनालिटी को डिफाइन किया। सबसे पहले आइजिंग, देन केटल, देन एरिक्सन एंड शेल्डन। अगर हम आइजिंग की बात करें तो इन्होंने तो क्या दिया था, इंट्रोवर्जन और एक्स्ट्रावर्जन का कॉन्सेप्ट दे दिया था, ठीक है, कि इस तरह से इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन करा। अगर हम केटल की बात करें तो इन्होंने 16 PF दिया, इन्होंने 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स बता दिए। एरिक्सन की बात करें तो इन्होंने साइको सोशल स्टेजेस दी थी, अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इनकी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और लास्ट वन हमारे पास में क्या है, शेल्डन। तो करेक्ट आंसर आपका शेल्डन। शेल्डन ने ही पर्सनालिटी ट्रेट्स दिए थे और उन्होंने बॉडी एंड टेम्परामेंट के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन किया था। 3 तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स इन्होंने डिफाइन करते, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक एंड मीजोमॉर्फिक, तो जिसके थ्रू हम अपनी पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज पर्सोना इज अ वर्ड डेराइव फ्रॉम ग्रीक, लैटिन, जर्मन, स्पेनिश। तो उसका करेक्ट आंसर है लैटिन। लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड डेराइव हुआ है। पर्सोना का मतलब होता है एक मास्क जो कि आप कैरी करते हैं। पर्सनालिटी को पहले पर्सोना के कंटेक्स्ट में समझाया जाता था, एंड पर्सोना से ही पर्सनालिटी वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है।
नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस, ट्रुथफुलनेस, डिसिप्लिन एक्सेट्रा एट्रीब्यूट्स ऑफ रजस गुना, तामस, सत्व गुना, नन ऑफ द अबव। तो अगर हम रजस गुना की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो ट्रेट्स देखे जाते हैं तो वो ज़्यादा ऑनेस्टी, पेशेंस इस तरह के रहते हैं। तामस की बात करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव इमोशंस या एग्रेशन, आपका हॉस्टाइल नेचर जो इसकी बात करते हैं। लेकिन सत्व गुना की बात करें तो ये तीनों जो ट्रेट्स हैं इसमें करेक्ट आंसर सत्व गुना है। ये ट्रेट्स जो हैं ट्रुथफुलनेस, क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन, ये सब आपके सत्व गुण को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करते हैं। देन नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल यूंग, एल्फ्रेड एडलर और एरिक फोर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड वाज द फर्स्ट हु हैज़ लाइक एक्सप्लेन द साइकोएनालिसिस। उनका ये साइकोएनालिसिस जो एक स्कूल कंसीडर किया जाता है साइकोलॉजी में, जिसमें सबसे बड़ा रोल जो है सिगमंड फ्रॉइड ने ही प्ले करा है। उन्होंने साइकोडायनेमिक अप्रोच दिए, साइकोएनालिसिस थेरेपी भी प्रोवाइड करी है अपने पेशेंट्स को स्टडी करते करते। उन्होंने मल्टीपल केस स्टडीज़ पे काम किया है, जिसके थ्रू उन्होंने वेरियस कॉन्सेप्ट्स लाइक इड, ईगो, सुपर ईगो एंड योर स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी एक्सप्लेन करे हैं। इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस में काम किया, डिफेंस मैकेनिज्म्स दिए, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दिए। और अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये तीनों नियो फेरॉइडियंस हैं। इन्होंने फेरॉइड के काम को आगे बढ़ाया था, बट इन्होंने अपनी अप्रोच जो है अपने काम को उनसे डिफरेंट दिखाया था कहीं ना कहीं। तो ये नियो फेरॉइडियंस जो हैं कंसीडर किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कार्ड्स आर प्रेजेंटेड इन टैट, 18, 20, 30 एंड 24। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 30। टैट इज योर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसके अंदर एक तरीके से प्रोजेक्टिव टेस्ट है। सबसे पहली चीज़ कि हम इसे प्रोजेक्टिव टेस्ट में यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जो कार्ड्स यूज़ होते हैं ना वो होते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर में। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। और अगर हम बात करते हैं जो कार्ड कितने सफिशिएंट होते हैं एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट करने के लिए, तो वो है 20। अगर आपसे पूछा जाए ना कि कितने कार्ड्स हैं वो सफिशिएंट मान जाते हैं टैट को, मतलब स्टडी करने के लिए, पर्सनालिटी समझने के लिए किसी इंडिविजुअल की, वो 20 होते हैं। बट जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं जो कंटेन करता है टैट वो 30 होते हैं, जिसमें से आपके ऑलमोस्ट कार्ड्स ब्लैक एंड वाइट होते हैं और एक सिंगल कार्ड होता है, वन कार्ड इज ब्लैंक। ठीक है, वन ब्लैंक कार्ड ऑल्सो इट कंसिस्ट या कंटेन। तो इस तरह से टैट प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। अलग अलग प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं जो कि गिवन है, जिनके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें अलग अलग इलेबोरेशंस हैं। डू check on that also. Thank you for watching. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends. See you all in the next video. Till then, take care you all. Thank